चलिए आज हम लोग जानेंगे संगठन के बारे में। और संगठन में क्या देखेंगे? जनसंख्या संगठन। हमने आपको पहले ही बता चुका है कि संगठन का मतलब होता है, जनसंख्या संगठन का मतलब होता है कि जनसंख्या में कितने लोग वृद्ध हैं, यंग कितना है, इसके अलावा कार्यशील जनसंख्या कितना है, समझ में आया? स्त्री का अनुपात कितना है, पुरुष का अनुपात कितना है, बच्चे कितने हैं, इन सब के समूह को कहा जाता है क्या? जनसंख्या संगठन। समझ में? जनसंख्या के पार। तो आइए देखते हैं इसमें अलग अलग जाति धर्म के लोग कितने हैं, ये सब जनसंख्या संगठन में आ जाता है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत अध्ययन का एक स्पष्ट क्षेत्र है। जनसंख्या संगठन में हम आयु, लिंग का विश्लेषण, निवास का स्थान, मानव जातीय लक्षण, जनजातीय, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता और शिक्षा, व्यवसायिक विशेषता आदि का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या संगठन में किसका किसका अध्ययन किया जाता है ये डायरेक्ट बता दिया है। कह रहे कि जनसंख्या संगठन में हम आयु का, लिंग का विश्लेषण, निवास का स्थान, मानव जातीय जो लक्षण है उसके बारे में, जनजातीय के बारे में, जनजातियों के बारे में, भाषा, धर्म, विवाह की स्थिति, अलग अलग हमारे समाज में विवाह की भी स्थिति अलग अलग है, साक्षरता और शिक्षा, कितनी हमारे एजुकेशन है, समझ में, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, व्यवसायी, कौन कौन लोग व्यवसाय करते हैं, कितने लोग किस व्यवसाय में ज़्यादा संलिप्त है, व्यवसायी की विशेषताएं आदि का हम इसमें क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। किसमें? जनसंख्या संगठन में। इस खंड में ग्रामीण नगरीय विशेषताओं, भाषा, धर्म और व्यवसाय के प्रतिरूपों के संदर्भ में भारत की जनसंख्या के संगठन की विवेचना करेंगे। इस खंड में यानी ये जो भाषाई संगठन है, ये जो जनसंख्या संगठन, इसमें कह रहा है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? ग्रामीण नगरीय विशेषताएं पढ़ने वाले हैं। फिर भाषा, धर्म और व्यवसाय के प्रतिरूपों के संदर्भ में भारत की क्या पढ़ेंगे? जनसंख्या संगठन पढ़ेंगे। तो हम लोग इस टॉपिक को हम अध्ययन करने वाले हैं अपने भारत के लेकर, भारत के संदर्भ में। कल पेपर हुआ था आर्ट्स का, पॉलिटी, और पॉलिटी के स्टूडेंट को हम बार बार कहते हैं कि जो स्टूडेंट 11th क्लास पढ़े हैं, क्लास 12th के ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व वही करेंगे। और उन लोगों को बोला गया था उस बैच को कि आर्ट्स का बैच चल रहा है, 11th क्लास के आके फ्री में पढ़ लो, इतने बजे क्लास चलाते हैं, 2:30 से 3 बजे के करीब हमारा क्लास चल रहा था, मगर उन लोगों के कान पे जू नहीं रहेगा। और आज वह भुगतान भुगत रहा है पूरा का पूरा। उसमें 70% 11th क्लास के बुक से दे दिया है, संविधान वाला चैप्टर से। और बोलते हैं कि वह चैप्टर आता है, उसमें दिया गया है, समझे कि मंत्रिमंडल के बारे में, उसमें दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, उसमें दिया गया है 73वां संविधान संशोधन जो पंचायत से संबंधित है, उसमें दिया गया है आपको संसद के बारे में, संसद के कितने भाग होते हैं, शून्यकाल, प्रश्नकाल, ये सब हम एगो एगो बिंदु पढ़ाते हैं वहाँ पर 11th क्लास में। और जिसका फेयर रहता है वो बस फेयर रिवीजन कर लेगा तो आराम से वो पार घट लग जाएगा। मगर होता क्या है ना कि हम बता रहे थे कि कुछ सालों से ट्रेंड चल रहा है क्योंकि फाइनल एग्जाम में जाते जाते वो दे दिया था, मगर आदमी को तो पता नहीं है 11th। अब वो भुगत रहा है और रो रहा है कि सर जी पूरा का पूरा क्वेश्चन आ गया इसी से, 11th क्लास से, जो बोले थे संविधान वाला चैप्टर से, उसी से। उन लोगों से बोले थे कि पढ़ लो, आकर 11th का बैच चला रहे हैं भाई, मेहनत कर, उसमें आकर पढ़ लो, खाली तुम लोग का आना है, बैठना है। आजकल आजकल करते हुए पूरा साल निकाल दिया, आज असली फाइनल एग्जाम में भुगत रहा है। भाई फाइनल एग्जाम में जिसका पॉलिटी है तुम इंक्लूड कर लो अपने सिलेबस में, क्लास 11th का बुक जो है वह दूसरा बुक जिसको हम संविधान से संबंधित वह आता है तो आता है, और जहाँ तक पढ़ाते हैं वहाँ तक आता है, पंचायत तक पढ़ाए, पंचायत तक वहाँ आया हुआ है एग्जाम में फाइनल। तो इस बात को समझते नहीं है लोग। बाकी सब कुछ आपके इसी सिलेबस से आएगा मगर 11th से आएगा, समझ में। अब देखिए अब उन लोग का वही हाल है। चलिए इस पॉइंट को हम अपनी भाषा में लिख लेते हैं, जनसंख्या संगठन के बारे में।
टॉपिक डाल लिया है जनसंख्या संगठन। अब इसमें पॉइंट बना के लिखेंगे, जनसंख्या संगठन के अंतर्गत, संगठन के अंतर्गत अंतर्गत आयु, लिंग, निवास का स्थान, इसके अलावा जनजातीय भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, ठीक है, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता, शिक्षा, व्यावसायिक स्थिति, शिक्षा इत्यादि का अध्ययन करते हैं। तो जनसंख्या संगठन के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं, इन दोनों का आंसर एक ही है, क्या है? आयु, लिंग, निवास का स्थान, जनजातीय, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता, शिक्षा इत्यादि के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो याद रखिएगा हम जनसंख्या संगठन के बारे में जान रहे हैं, हम जनसंख्या संगठन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इस बात से यही पॉइंट निकल कर आता है। चलिए आगे की बातें हम लोग जानते हैं। भारत के संदर्भ में इस पूरा पॉइंट दिया गया है। अब एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, भारत में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो ग्रामीण नगरीय एगो पढ़ेंगे, इसकी विशेषता, फिर क्या पढ़ेंगे, भाषा पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, धर्म और व्यवसाय के प्रति, यानी 4 गो पॉइंट पढ़ने वाले हैं भारत के संदर्भ में। जनसंख्या संगठन में तो ढेर पॉइंट होता है ना, मगर जनसंख्या संगठन में ढेर पॉइंट नहीं पढ़ना है। कितना पॉइंट पढ़ना है भारत के संदर्भ में? 4 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक लिखिए, ग्रामीण नगरीय संगठन। टॉपिक था ऊपर ग्रामीण नगरीय संगठन। ग्रामीण नगरीय संगठन, चलिए अब इसको हम लोग जानते हैं ग्रामीण नगरीय संगठन के बारे में। अपने अपने निवास के स्थानों के अनुसार जनसंख्या का संगठन सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं के एक महत्वपूर्ण सूचक है। किसके स्थान पर? निवास के स्थानों पर। आप खाली अपना निवास स्थान बता दीजिए, हम आपका आर्थिक स्थिति बता देंगे। खाली निवास स्थान बताइए। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर अपना निवास स्थान बताएंगे, कोई ना कोई देहात होगा या तो गांव होगा, यही ना होगा। और गांव का मतलब, देहात का मतलब एक छोटी सी बस्ती, गांव का मतलब जो एक बस्ती जिसमें आपको आर्थिक क्रिया वहाँ पर मुख्य रूप से कृषि है या पशुपालन है, दूसरे के अलावा कुछ नहीं है। छोटा मोटा दुकान है तो वह उतना में चल जाता है जहाँ पे थोड़ी बस्ती है। मगर जहाँ के आर्थिक स्थिति सबसे ज़्यादा डिपेंड किस पर है? या तो खेती पर या तो अथवा। कहिएगा सर ये तो कोई बता देगा, भाई बता तो सही देगा, मगर क्यों बता देगा ये नहीं बता पाएगा। गांव उसी को कहते हैं जहां पर खेती और पशुपालन होती हो, यानी प्राथमिक क्रियाएं होती हो, हम उसको क्या कहते हैं? गांव कहते हैं। शहर या नगर उसे कहते हैं जहाँ पे द्वितीय क्रिया या तृतीय क्रिया हो, मतलब या तो फैक्ट्री हो या वहाँ पे सेवा क्षेत्र ज़्यादा हो, तो हम उस पूरे स्थान को क्या बोलते हैं? शहर या नगर या सिटी बोलते हैं। समझ में? ये यहाँ पर द्वितीय क्रिया होती है, क्योंकि उधर न पशुपालन और खेती के लिए जगह नहीं होती है। मगर गाँव में चले जाइए, किसी के पास जरूर एगो गाय भैंस जरूर रहेगी, अधिकतर लोगों के पास। भाई उसका इकोनॉमिक उसी पर टिका हुआ है कि दूध रहेगा तो कम से कम बेचकर उससे पैसा आएगा, तो उसी से खाने का राशन खरीदा जाएगा या अन्य जरूरत की चीज़ों को खरीदा जाएगा। खेती करता है ताकि उसका अनाज को बेचकर अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। उसका इकोनॉमिक्स, उसका दुकान, उसका वही है।
तो हम कह सकते हैं कि अपने अपने निवास के स्थान के अनुसार जनसंख्या का संगठन सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं का क्या है, एक महत्वपूर्ण सूचक है। मतलब खाली निवास के स्थान पर हम बता देंगे कि आपका समाज कैसा है, आपका आर्थिक स्थिति कैसा है। जब देश की कुल जनसंख्या 68.8% भाग गांवों में रहता है तो अब और भी सार्थक हो जाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में अभी भी जनसंख्या हमारा सबसे ज्यादा कहाँ रहता है, गांवों में 68.8% है 2011 की जनगणना के अनुसार। इसका मतलब कि हमारी आज भी बहुत से जनसंख्या का आर्थिक स्थिति प्राथमिक ही है, या तो पशुपालन या तो कृषि है। क्या आप जानते हैं कि सन 2011 में जनगणना के अनुसार भारत में 6,40,867 गांव है। कितने गांव थे? इतने, जिनमें से 5,97,608 यानी 93% गांव बसे हुए हैं। मैंने यानी दूसरे जगह, एक जगह से दूसरे जगह लोग नहीं चल जाते हैं, उसको कहा रहा बसना। फिर भी पूरे देश में ग्रामीण जनसंख्या का वितरण समान नहीं है। आपने ध्यान दिया होगा कि बिहार और सिक्किम जैसे राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अधिक है। देखिए, गांवों का सबसे ज्यादा गांव कहाँ मिलेंगे? बिहार और सिक्किम जैसे राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या होगा, अधिक है। गोवा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कुल जनसंख्या का आधे से कुछ अधिक भाग में क्या बसते हैं, गांव बसते हैं। ये बातें बोल रहा है। फिर क्या कह रहा है, दूसरी ओर दादरा और नागर हवेली में गांव कितने हैं, 53% को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों के लघु अनुपात ही ग्रामीण जनसंख्या का है। मतलब दूसरी ओर दादरा और नगरी हवेली को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें लघु अनुपात के रूप में ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है, मतलब छोटी अवस्था में। समझ में आया? ज्यादा नहीं पाया जाता है। गांवों का आकार भी काफी हद तक अलग रहता है। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी राजस्थान और कच्छ के रण में ये 200 व्यक्तियों से कम, और केरल एवं महाराष्ट्र के कुछ भागों में ये 17,000 व्यक्ति तक पाया जाता है। अब देखिए, कुल मिला जुला के एक ही बात कर रहे हैं जनसंख्या संगठन में, नगरीय और गांव में, कि हमारे देश में 2011 के जनगणना के अनुसार 68.8% जनसंख्या कहाँ निवास करती थी, गाँव में। यह अपने आप में एक बड़ा सूचक है कि बाप रे बाप, इतने ज्यादा लोग गाँव में निवास करते हैं। और गाँव के लोगों का मुख्य आर्थिक स्थिति क्या होती है, खेती होती है। ठीक है, खेती में पशुपालन भी आता है, तो उस प्रकार से हो जाती है। मगर देखा जाए तो बिहार और सिक्किम ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा परसेंटेज है गाँवों का। उसके अलावा बहुत से ऐसे राज्यों में गांव क्या है, कम बेसी है, यानी सबका अनुपात अलग अलग है। मगर गांव का अगर साइज भी देखिएगा ना तो सभी जगह एक जैसा नहीं है। कहीं पर एक गांव में 200 लोग रहते हैं तो उसको गांव कहा रहते हैं, तो कहीं कहीं पर ऐसे राज्य हैं जहां पर 17,000 लोग रहते हैं तो उस क्षेत्र को गांव कहा जाता है। 17,000। और कहीं कहीं पे 200 लोग रहते हैं तो उसको क्या कह दिया जाता है, गांव। तो वही कह रहा है कि कुछ ऐसे हमारे राज्य हैं, जैसे गोवा और महाराष्ट्र में चले जाइएगा। इसके अलावा आपको भारत के पहाड़ी राज्यों में चले जाइएगा और राजस्थान के कच्छ के रण में, वहां पर 200 व्यक्तियों का घर होगा ना तो उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, गांव। और कुछ ऐसे राज्य जैसे केरल और महाराष्ट्र में चले जाएगा तो जहां पे 17,000 लोग, कितना लोग, 17,000 लोग रहते हैं, तो उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, गांव बोला जाता है। आर से हैं, बैठिए। 17,000 लोग हैं तो उसको क्या बोला जाता है, गांव बोला जाता है, 17,000 लोगों का। अब देखिए कि गांवों का भी अलग अलग डायमेंशन है, गांवों का भी जो है ना अलग अलग आकार है। कहीं पर 200 लोग रहते हैं तो उसको गांव बोल दिया जाता है। और भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे 17,000 लोग निवास करते हैं तो उसको भी गांव बोला जाता है। इसका मतलब जनसंख्या के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों की जो स्थिति है गांवों की, वो अलग अलग है। तो इतनी डाइवर्सिटी है भारत में जनसंख्या संगठन को लेकर। हम लोग एक समान सोचिए कि दिखते हैं मगर है नहीं। ये भारत के एक गुण ही है, जितनी इतनी डाइवर्सिटी होते हुए भी हम लोग सोचिए कि अब संतुलन बनाकर चल रहे हैं। थोड़ा सा इस पॉइंट को लिख लेंगे अपनी भाषा में, फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर ऊपर चला जाएगा तो फिर लाना पड़ेगा। टॉपिक क्या डाले हैं, ग्रामीण नगरीय संगठन। मतलब हम गांव के बारे में पढ़ रहे हैं और नगर के बारे में, उसके संगठन का मतलब उसके पाठ पुर्जा कि क्या क्या उसमें पाया जाता है, क्या क्या है।
निवास के स्थान के आधार पर सामाजिक और आर्थिक आधार पर सामाजिक और आर्थिक स्थिति को पता लगाया जा सकता है। पता लगाया जा सकता है। पता लगाया जा सकता है। 2011 के जनगणना अनुसार भारत की 68.8% जनसंख्या गांवों में रहती है। जनसंख्या गांवों में रहती है। 68.8% जनसंख्या गांवों में रहती है। बिहार और सिक्किम जैसे राज्यों में जनसंख्या नहीं, राज्यों में गांवों की संख्या अधिक है। गांवों की संख्या अधिक है। गांवों की संख्या अधिक है। हमारे देश में गांवों का आकार भी अलग अलग है। अलग अलग है। कहीं कहीं का उत्तर पूर्वी के पहाड़ी राज्यों में जैसे उत्तर पूर्वी के पहाड़ी राज्यों में 200 लोग 200 लोगों का गांव होता है। 200 उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में 200 लोगों या इससे कम लोगों या इससे कम के गांव होते हैं। हाँ, गांव होते हैं। वहीं महाराष्ट्र और केरल में 17,000 तक लोग गांव में रहते हैं। गांव में रहते हैं। तो भारत में गजब डाइवर्सिटी है। सोचिए कि कहीं पर 200 लोग रह रहे हैं तो भी भाई गांव है, और कहीं पर 17,000 तक लोग रह रहे हैं तो भी क्या है, गांव है। अब केरल और महाराष्ट्र इतनी हाईटेक सिटी है तो वहाँ पर 17,000 लोग रहना तो कह दिया जाता है ये तो गाँव है। और उत्तर पूर्वी और राजस्थान के क्षेत्रों में जाए जहाँ 200 लोग रहते हैं वहाँ क्या कह दिया, और 17,000 लोग हो होंगे तो शहर कह दिया जाता होगा। ये सिस्टम है भारत में। मतलब भारत में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। हम इसको डिनाइड नहीं कर सकते हैं, ना मना कर सकते हैं। ये अपने आप में काफ़ी डाइवर्सिटी बताता है।
चलिए हो गया, आगे बढ़ा जाए। चलिए यहाँ सब देखेंगे। आपने देखा होगा कि ग्रामीण जनसंख्या के विपरीत भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुपात 31 पॉइंट कितना है, काफी निम्न है। भारत में जनसंख्या जो है ना सबसे ज्यादा कहाँ निवास करता है, गाँवों में, 68 पॉइंट कुछ था 2011 के जनगणना के अनुसार। उसी प्रकार से 2011 के जनगणना के अनुसार ही भारत में अगर नगरीय निवास देखा जाए, नगर देखा जाए तो कितने प्रतिशत है, तो नगरीय जनसंख्या का अनुपात कितना है, 31। नगरीय जनसंख्या का मतलब होता है कि लोगों की जनसंख्या कितनी है जो नगर में निवास करती है, तो 31.16%। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि बताइए कि भारत में नगरीय जनसंख्या कितने का परसेंटेज क्या है, तो नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज कितना है, 31.16। यह एक बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में घुमा के पूछ लिया गया था कि भारत में कितने प्रतिशत लोग नगरों में निवास करते हैं, तो कितना परसेंट लोग नगर में निवास करते हैं, 31.16। किंतु पिछले दशकों में यह वृद्धि की बहुत तीव्र दर को दर्शा रही है। नगरीय जनसंख्या के वृद्धि दर समृद्ध आर्थिक विकास, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में सुधार के कारण तेजी से बढ़ी है। आखिर नगर में इतनी जनसंख्या जो है धीरे धीरे बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है भाई, समृद्ध आर्थिक विकास हो रहा है, मतलब कि लोगों फैक्ट्री खुल रहा है, काम लोगों को मिल रहा है, और जब काम मिलेगा तो लोगों को काम खोजने के लिए लोग गांव से कहाँ जाएंगे, नगर की ओर, शहर की ओर, वहाँ पे जाकर काम करेंगे, उनको पैसा मिलेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि होगा। क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि होगा। इसके अलावा स्वास्थ्य, नगरों में ना बड़े बड़े हॉस्पिटल रहते हैं और उन हॉस्पिटलों में अच्छे से इलाज हो पाता है, जिसके वजह से लोग क्या होते हैं कि उधर स्वास्थ्य के लेकर भी वह नगर में चले जाते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य में सुधार के कारण क्या हो रहा है, तेजी से बढ़ रही है किसकी, नगरों की जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है। कुल जनसंख्या की भांति नगरीय जनसंख्या के वितरण में भी देश भर में क्या है, भिन्नताएं पाई जाती है। भाई हमारे गाँव में ना जो जनसंख्या पाई जाती है, गाँव में तो एक प्रकार की जनसंख्या नहीं है, कहीं पर कम है कहीं बेसी है, मगर उसी प्रकार से हमारे देश में नगरों की भी जनसंख्या एक समान नहीं है, उनमें भिन्नताएं पाई जाती है। यह डाइवर्सिटी हर चीज में है, यह भिन्नताएं हर जगह है। तो वही कह रहा है कि देश भर में जो क्या पाई जाती है, भिन्नताएं पाई जाती है, जो नगरीय जनसंख्या में भिन्नताएं पाई जाती है नगरीय जनसंख्या को लेकर। फिर भी ऐसा देखा गया है कि लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नगरीय जनसंख्या काफी बड़ी है। यह सामाजिक आर्थिक दशाओं के संदर्भ में नगरीय क्षेत्रों के विकास और ग्रामीण नगरीय प्रवास की बढ़ी हुई दर दोनों को इंगित करता है। मतलब अगर भारत में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लोग तो गांव में निवास करते हैं, मगर 2011 के जनगणना के अनुसार जब देखा गया कि नगरों में कितने प्रतिशत लोग निवास करते हैं, तो पता चला कि 31 पॉइंट कितना 16% क्या करते हैं, नगरों में निवास करते हैं। मगर कुछ सालों के तहत जब यह फिर से एक बार गणना किया जा रहा है और अंदाज़ा लगाया जा रहा है, तो उसमें पता चलता है कि गाँवों से लोग ज़्यादा से ज़्यादा शहर की तरफ जा रहे हैं और नगरों में बस रहे हैं, जिससे नगरीय जो परसेंटेज है वह धीरे धीरे बढ़ रही है, वह धीरे धीरे वृद्धि कर रही है। तो लोगों ने पूछा कि आखिर नगर में लोग इतने क्यों जा रहे हैं, तो कहा गया कि नगर में लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, उनको शिक्षा चाहिए, उनको आर्थिक समृद्धि चाहिए, मतलब पैसा चाहिए। इन चीजों के लिए लोग गांव से किधर जा रहे हैं, नगर की तरफ जा रहे हैं, जिससे गांवों की जनसंख्या धीरे धीरे घट रही है और नगरीय जनसंख्या धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इस बात को पता चलता है कि गांव से लोग किधर जाते हैं, नगर की तरफ जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करना है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा लेना है और आर्थिक समृद्धि चाहिए, उनको विकास चाहिए। इन चीज़ों को देखते हुए लोग गांवों से नगर की तरफ जाते हैं और इस प्रकार से हमारे देश में गांवों की जनसंख्या धीरे धीरे कम होगी और नगरों की जनसंख्या धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी।
उत्तरी भारत के मैदानों में मुख्य सड़कों के मिलन बिंदु और रेल मार्गों से सटे हुए नगरीय क्षेत्र जैसे कोलकाता है, मुंबई है, बेंगलुरु है, मैसूर है, मदुरै कोयम्बटूर है, अहमदाबाद सूरत है, दिल्ली कानपुर लुधियाना जालंधर में ग्रामीण नगरीय प्रवास सुस्पष्ट है। मतलब हमारे भारत में अगर देखे जाएगा तो भारत के उत्तरी मैदान में कुछ ऐसे नगर हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका जो बसावट जो है वह मुख्य सड़कों के मिलन बिंदु या रेल मार्गों के सटे हुए भाग पर हुआ है। अब किसी मुख्य दो सड़कों के मिलन बिंदु पर या रेल मार्ग से सटे हुए जो नगर होते हैं वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट और विकसित हो जाते हैं। अब वह उन नगरों में जैसे मुंबई की बात किया जाए, जैसे कोलकाता की बात किया जाए, जैसे आपको जालंधर की बात किया जाए, जैसे दिल्ली की बात किया जाए, इन राज्यों में अगर देखा जाए तो ये सब के सब मुख्य सड़कों के मुख्य बिंदु पर मिलन बिंदु पर और रेलवे मार्ग से सटे हुए हैं। अब इनकी यह काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, समझ में। और यही इन शहरों में हमारे उत्तर भारत के लोग, जैसे बिहार की बात किया जाए, जैसे यूपी की बात किया जाए, जैसे झारखंड की बात किया जाए, इन क्षेत्रों से लोग काफ़ी ज़्यादा इन क्षेत्रों में जाते हैं। कहाँ जाते हैं भाई? मुंबई चले जाएंगे, महाराष्ट्र चले जाएंगे, गुजरात चले जाएंगे, सूरत चले जाएंगे, समझ, जालंधर चले जाएंगे, अमृतसर यानी पंजाब चले जाएंगे। इन क्षेत्रों में वो लोग निवास करते हैं। तो कौन सा निवास करते हैं? तो ग्रामीण से किधर जाते हैं? नगर की तरफ। तो वही तो कह रहा है, ग्रामीण नगरीय प्रवास को बताते हैं। सुस्पष्ट है क्या मतलब बता रहे हैं, ग्रामीण नगरीय प्रवास। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में कि बताइए कि कोलकाता में कौन सा प्रवास होता है, तो कौन सा प्रवास होगा? ग्रामीण से नगरीय। मुंबई में, कोलकाता में, इन सब में कैसा होता है? लोग गांव से नगर की तरफ जाते हैं, तो इसीलिए क्या बोल दिया जाता है? ग्रामीण नगरीय प्रवास। कृषि के दृष्टि से प्रगति रुद्ध मध्य और निम्न गंगा के मैदानों, तेलंगाना, असिंचित पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पूर्व के दूर दराज के पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों, प्रायद्वीपीय भारत के बाढ़ संभावित क्षेत्रों और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में नगरीकरण का स्तर निम्न रहा है। हमारे इन क्षेत्रों में जितना भी अभी नाम लिया गया है, इन सभी क्षेत्रों में जो पूर्वी भाग में नगरीकरण का स्तर निम्न रहा है। मतलब कि हमारे इन सभी क्षेत्रों में नगर बहुत धीरे धीरे बनते हैं, नगर की संख्या बहुत कम है, सिटी की संख्या बहुत कम है। इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा गांव है। चाहे आप कोई भी ये क्षेत्र ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, उत्तर पूर्व के, चाहे मणिपुर, आपको नागालैंड, चाहे असम, इन क्षेत्रों को अगर देखा जाए तो इनमें गाँवों की संख्या ज़्यादा है और नगरों की संख्या क्या है? कम है। तो ये पूरी की पूरी हमारे देश के बारे में वर्णन किया जा रहा है। तो किस प्रकार से हमारे देश में नगरीय आपको कौन चीज़ है? गांव से या ग्रामीण से नगरीय संगठन के बारे में हमने पढ़ा। संगठन का मतलब उसके पार्ट पुर्जा से। एक लाइन में फिर से बोल रहे हैं पूरा का पूरा पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा, ये लास्ट लेक्चर होगा। हम क्या पढ़े हैं? ग्रामीण से नगरीय जनसंख्या संगठन। भारत में अगर देखा जाए तो जनसंख्या जो नगरीय और ग्रामीण और नगरीय जो जनसंख्या संगठन है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में तो 68.8% जनसंख्या गांवों में निवास करती है। परंतु इन गांवों में अगर देखा जाए तो इन गांवों में भी लोगों की जनसंख्या जो है अलग अलग मिलती है। अगर कुछ राज्यों की बात किया जाए, जैसे उत्तर पूर्वी भारत की बात किया जाए, तो उत्तर पूर्वी भारत में राज्यों में उन क्षेत्रों में गाँवों में लगभग 200 से ज़्यादा लोग रहते हैं या 200 से कम लोग रहते हैं। उन क्षेत्रों को गाँव बोला जाता है। परंतु वहीं अगर भारत के कुछ और राज्यों में जाया जाए, जैसे आप महाराष्ट्र में चले जाइए, जैसे आप केरला में चले जाइए, तो इन क्षेत्रों में 17,000 लोग गांव में रहते हैं। इस प्रकार से यह बात बता रहा है कि हमारे यहाँ देश में जो गांव भी हैं वो अलग अलग जनसंख्या का निवास धारण करते हैं, अलग अलग जनसंख्या को बताते हैं। गांव का मतलब एक जैसा नहीं हो सकता है, जनसंख्या अलग अलग हो सकती है। यही नहीं, गांव का जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा बिहार और सिक्किम जैसे राज्यों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और गोवा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में गाँवों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा कम मिलती है। इसका मतलब नगर ज़्यादा मिलते हैं। फिर भी हमारे देश में गाँव की जनसंख्या ज़्यादा है और नगरों की कम है, क्योंकि हमारे 2011 के जनगणना के अनुसार गाँवों के अगर निवास स्थान देखा जाए तो 31.16% हमारे देश के लोग निवास करते हैं नगरों में, जो बहुत ज़्यादा कम है। फिर भी आंकड़ा के अनुसार देखिए धीरे धीरे ये बढ़ रहा है और अनुमान लगाया जाता है कि हमारे देश में गाँवों से लोग नगर की ओर प्रवास कर रहे हैं। आर्थिक समृद्धि के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा के लिए, इन चीज़ों के कारण जब लोग
जा रहे हैं गांव से नगर की तरफ, तो उनकी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और गांवों के नगरों की जनसंख्या धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। फिर भी यह बहुत ज़्यादा तीव्र गति से नहीं बढ़ रही है। कुछ ऐसे हमारे राज्य है, कुछ ऐसे हमारे क्षेत्र है भारत में जहाँ पे नगरों का जो विकास है बहुत ज़्यादा निम्न है, यानी धीरे धीरे बन रहा है। जैसे राजस्थान की बात कर लिया जाए, जैसे उत्तर पूर्वी भारत की बात कर लिया जाए, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, इन क्षेत्रों में नगरों का विकास बहुत धीरे धीरे हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल हमारे भारत की एक नगरीय और ग्रामीण का एक संगठन का एक प्रतिरूप था जो हम लोगों ने देख लिया। अब टॉपिक डालेंगे भाषाई संगठन। कौन एक में कौन सी लिखवाया लोग, एगो पॉइंट लिख लीजिए इसमें। चलो अगर हम कुछ लिखवाने वाला ना है, वो एक खखोर के लिखवाई और का भारत में नगरीय जनसंख्या 31 पॉइंट कितना है 16% है। लोग ग्रामीण से नगरीय प्रवास करते हैं, नगरीय प्रवास करते हैं, नगरीय प्रवास करते हैं। बस इतना ही पॉइंट लिख लीजिए, ज़्यादा लिखने का कोई औचित्य नहीं है। अब टॉपिक डालेंगे भाषाई वर्गीकरण। अब टॉपिक डालेंगे भाषाई वर्गीकरण। टॉपिक डालिए भाषाई वर्गीकरण। अब हम लोग जानेंगे ना कि हमारे देश में कई प्रकार की भाषा बोली जाती है और सब भाषा अलग अलग वर्ग का है, सभी भाषा अलग अलग वर्ग का है। अब देखेंगे कौन कौन भाषा किस किस वर्ग का है। आप लोगों का लगता है कि भारत में कई प्रकार की भाषा बोली जाती है, अलग अलग। भारत में टोनो अलग अलग बा, टोन नहीं क्या अलग अलग, समझ में आया? भाषा अलग अलग है, टोन अलग अलग है। बोली बाटे बोली, टोन टोन नहीं जानते हैं? टोन का मतलब सुनिए, अच्छा 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 अच्छा, ओह ओहो, ये कहलाता है टोन। समझ में आए? अब जयबो जाना जैसे मिथिला उथला, समझ में आया? तो उन लोगों का टोन थोड़ा अलगे रहेगा। हम लोग का कोई खुशी होता है तो कहते हैं हाँ, उन्हें तो हाँ छी। तो ये सब क्या कहलाता है? टोन कहलाता है। ये सब क्या है? टोन है। बोली भी अलग अलग है, बोली, समझ में आए? जैसे हम लोग के यहाँ बोली है, समझ में आए? का हो चल बू, समझ में आए? ये क्या है? बोली है, आदमी कहता है। उसी प्रकार से मिथिला में जो है का छे चल बे, ओकरा कहे चल बे आ तुरे। घर के आदमी कोई भी होगा कहेगा चल बे आ, हाँ चल बे रुके छे आ, रुक कदम। हम लोग का रुका बा नहीं का रुकल जात। समझ में आया? तो इस तरह क्या होती है? बोली होती है। अब हम लोग का बिस्तरा उस तरह का बिछौना कह देते हैं, नहीं कह देते हैं बिछौना। अब बिछौना अजीब। अब उन लोगों का पूछना पड़ेगा, ढेर नहीं के याद। ये सब जब हम लोग पटना थे ना तो मोतिहारी जिले के उधर के लोग लाते थे तो ये सब बोलते थे, समझ में? उन लोगों ने मछली भात बड़ा उधर के लोग खाता है, मछली भात बहुत ज़्यादा खाता है। चावल तो खूब हपच के खाएगा। हम लोग का चावल वावल बहुत कम खाते हैं, मतलब खाते हैं, रोटी हम लोग भी चॉइस करते हैं, दोनों मेंटेनेंस रहता है। चलिए देखिए, कौन सी टॉपिक है? हैं? ये ना है
अच्छा, भाषाई संगठन, ये डाले हैं ना। भाषाई वर्गीकरण की जगह संगठन लिख दो। ए, चलो इन्हें देखो, ले गए चल जी मिथिला में तो ले कहिए सन चल बे छे कहे लगिए सन, बुझेबो ना करी अपने में, है ना। देखा जा, भाषाई संगठन किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? भाषाई संगठन। देखिए क्या कर रहा है, सुनिए। भारत एक भाषाई विविधता की भूमि है। भारत में जो अलग अनेक प्रकार के मतलब अलग अलग भाषा बोली जाती है। ग्रियर्सन के अनुसार, ये एक व्यक्ति है, ग्रियर्सन के अनुसार भारत का भाषाई सर्वेक्षण 1930 से 28 में देश में 179 भाषाएं और 544 क्या है बोलियां की। एक व्यक्ति है ग्रियर्सन साहब, उन्होंने 1903 से 1928 के बीच में उन्होंने क्या किया, एक परीक्षण किया। उन्होंने देखा कि भारत में जानते हैं कितनी भाषाएं बोली जाती है? 179, 179 भाषाएं बोली जाती है और 544 बोलियां, जैसे अभी बोली बताए ना आप लोग, वह कई प्रकार की बोलियां। सोचिए कि भारत सिर्फ धर्म जाति में डाइवर्सिटी नहीं है, बोली में सोचिए कि 179 भाषाएं आपको आता है भारत में। खाली एगो दूगो भाषा आता होगा, एगो आता है शुद्ध से, एगो इंग्लिश खाली जानते होंगे, हिंदी अगर इंग्लिश शुद्ध से छोड़ा ना, शुद्ध से तो कोनो नहीं है। आज संस्कृत में कोई बोल दी तो बुझाई नहीं, बुझाएगा। उसी प्रकार से 179 भाषाएं अभी भारत में है। अबे तो दुइयो को भाषा बजाबे, अबे और ही बैबे करल बाटे 177 गो भाषा। वो क्या अभी जानते हैं, जैसे पंजाबी भाषा है, समझ में आपको जाइएगा तो उधर कन्नड़ भाषा है। ये भाषाएं 179 भाषा है। गुजराती भाषा है, गुजराती भाषा, तमिल है, महाराष्ट्र है, समझ में। दिल्ली की एगो बोली अलग है, बोली कितना है? बोली 544 है, 544 बोलियां। अपना में बात करने के जो सिस्टम होता है उसको बोली कहते हैं, समझ में। अपना में बात करने का जो कोडो भाषा में कोई बात कर लेगा, एक को बोलिए कहे जाला कोड भाषा में। अब बात करते रहो आपस में, बातचीत को क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। ये कैसी कितनी बोलियां इसे? भारत में लगभग 544 बोलियां, जितनी हमारी देश में राजवाड़ों की संख्या थी लगभग उतनी बोलियां है, लगभग वही है। लगभग शब्द का है कि सजावट खातिर रखल बा है, सजावट खातिर नहीं के ना रखल। तार कान भी हाथ गइल बा तो लगभग चलिए गइल बा, बात खत्म। आधुनिक भारत के संदर्भ में 22 भाषाएं अनुसूचित है। 22 गो भाषा का है अनुसूचित बा, और अनेक भाषाएं क्या है गैर अनुसूचित है। 22 भाषाएं अनुसूचित का मतलब होता है कि लिस्ट बनाया गया है, भारत में संविधान में दर्ज है कि 22 भाषा में आप एग्जाम दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ में। नहीं तो 179 भाषा में लिख देते, पेपरे बनात कपार धलिया सन, उन पे के मरे के पड़ी। तो इस बात को समझ में आया। तो भारत में कितनी भाषाएं हैं लगभग? ग्रियर्सन के अनुसार 179, 69 नहीं 179। और कितनी बोलियां है? 544। मगर भारत में अनुसूचित कितनी भाषाएं हैं भाई? अनुसूचित का मतलब जो देश के संविधान में क्या हो मेंशन किया गया, लिखा गया हो, ठीक है। अनुसूचित भाषाओं में हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत क्या है? सबसे ज्यादा है। अगर जो हम भाषा को हम संविधान में जो दर्ज किए हैं उसमें अगर देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। तो बताइए, हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं होनी चाहिए? इंग्लिश को थोड़ा कम कर दीजिए और राष्ट्र हर जगह हिंदी, तो सब लोग नहीं फर्स्ट आ जाता कोई भी एग्जाम में? कबार ना देता सब है रहे तो आराम से। हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत क्या है? सर्वाधिक है। सुनिए, लघुतम भाषा वर्ग संस्कृत है, बोडो है, मणिपुरी बोलने वालों के है। यह देखा गया है कि देश में भाषाई प्रदेशों की सीमाएं सुनिश्चित और स्पष्ट नहीं है, बल्कि उनका अपने अपने सीमांत प्रदेशों में क्रमिक विलय और अध्यारोपण हो जाता है।
देश में भाषाई प्रदेशों की सीमाएं सुनिश्चित नहीं है कि ये इतने भाषा, अगर मान लीजिए बोडो भाषा बोलने वाले हैं ना तो इतने ही क्षेत्र रहेगा, नहीं, वो अलग क्षेत्र में भी मिलेंगे बोडो भाषा। जैसे पंजाबी लोग हैं, खाली पंजाबी में रहते हैं, बक्सर में ना रहते हैं, पंजाबी लोग रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, और हिंदी बोलते हैं। अपना लोग आएंगे तो बोल देंगे पंजाबी भाषा में, समझ में आया? अब हम लोग मुँह तक निकाब बोलते हैं जा चकाइल बाबा, वो लोग बोल देता है, आता है हार्वेस्टर वाला लेवे तो वो लोग भी बोल देता है, कौन सी बोलता है अपने में सब चका खोल, तो चका खोलने के लिए बोल देगा कुछ घर में जाके खोल देगा, हमने चका चका खोलने के बोल रहा ना, समझ में? ये सब बोल देता है तो हम लोग जवाई लेते हैं। तो ये सभी बातें कह रहा है कि भाषाई संगठन। तो टॉपिक डाल दिया है, पॉइंट लिख लेता है अपनी भाषा में, लिख लिया है, चलिए। भारत में ग्रियर्सन के अनुसार, ग्रियर्सन के अनुसार, ग्रियर्सन क्या एक व्यक्ति है ना, ग्रियर्सन के अनुसार, भारत में ग्रियर्सन के अनुसार 179 भाषाएं और 544 बोलियां बोली जाती है, 544 बोलियां थी। वर्तमान में 22 भाषाओं को अनुसूचित किया गया है। अनुसूचित का मतलब क्या? अनुसूचित संविधान में मेंशन किया गया है, लिखा गया है। अनुसूचित में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक है, लोगों की संख्या अधिक है। लोगों की संख्या अधिक है। तो ये पॉइंट यहां से है। फिलवा पे सरकारी हॉस्पिटल बा, 2 रुपया के दवाई देवेला सा, पुर्जी कटा के परसल भई रहे ना हमरो तहिजे रखले रही, कोई देखत रहे भैया रखले 2 रुपया में 100 ग्राम के शीशी हैं, हो जा। समझ में? एक स्टूडेंट गई थी, हम तो नहीं गए थे, हम तो पढ़ा रहे थे, अब बार बार बिछवा में हम खांस रहे थे पढ़ाते समय, तो सर जी इसका ये सर जी 2 रुपया बा, कहीं ना हो ठीक बा, नहीं खे तो वो रख ले रहे। गई बेचारी पुर्जी कटाई किया तो भाई हमारे घर के आदमी भाई ऑन दे गई ला, और ले के बेचारी पुर्जी कटा के आई, 100 ग्राम का शीशी या एक्सपायरी दवाई लेके आई थी गोली। एक्सपायरी दवाई लेके आई थी गोलिया, मगर वो शीशिया सिरपवा ठीक रहे। समझ में आता? ही कहा कि डेटवा देख लेनी ना तो हमू एक्सपायरी हो गई थी। ना ना जान गए 2 रुपया खातिर अब ओथू करेगी, एक्सपायरी करेगी। चलिए आगे देखते हैं। अब लिखेंगे भाषाई वर्गीकरण, भाषाई वर्गीकरण, बस यही 2 पॉइंट है। और ये है क्या? अरे है अभी ना, कल खत्म होगा। चलिए लिख लिए भाषाई वर्गीकरण। अब ये सब के सब भाषा दिया गया है, सुनिए। प्रमुख भारतीय भाषाओं को बोलने वाले 4 भाषा परिवारों में से जुड़े हुए हैं। देखिए आप लोग जो भी भाषा बोलते हैं ना, जो भी भारत में जितने भी लोग हैं, वो जितने भी भाषा जो भारत में बोलने वाले लोग हैं वो 4 परिवारों से जुड़े हैं। 4 परिवारों का मतलब 4 भाषा परिवारों से जुड़े हैं, और उनके उप परिवार भी है, शाखाएं भी है। अब कौन कौन से 4 परिवार है जो भाषा के, तो आइए देखते हैं जो नीचे दिया गया है। सबसे पहले देखेंगे भारत में जितनी भी जनसंख्या है वह जो भी भाषा बोलता है, इन्हीं में से कोनो चारों में से एगो भाषा बोलता होगा, इन्हीं में से कोई एगो भाषा का प्रयोग करता होगा।
सबसे पहला एक भाषा है जिसका नाम है ऑस्ट्रिक भाषा। क्या नाम है? ऑस्ट्रिक भाषा। इस भाषा को निषाद भाषा भी कहते हैं। इस भाषा को निषाद भाषा भी कहते हैं। इसमें इस परिवार से संबंधित जो भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या है कितना है? 1.38% है। समझ में? इसमें बोलने वाले जैसे एक भाषा है, शाखा है मौन खमेर और एक है मुंडा। समझ में? यह किन किन क्षेत्रों में बोला जाता है यह भाषा? निषाद भाषा। तो मेघालय राज्य में बोला जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बोला जाता है, पश्चिम बंगाल में बोला जाता है, बिहार में कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पर निषाद भाषा यानी ऑस्ट्रिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। उड़ीसा में जाइएगा, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और भारत के कुछ बाहर से बोली जाता है। तो आपको बस यह याद रखना है कि ऑस्ट्रिक भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी है, कितना परसेंट है? 1.38% है। कहाँ कहाँ बोले जाते हैं भाई? मेघालय, निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में बोले जाते हैं। अच्छा ठीक है, अब कौन भाषा है? द्रविड़ भाषा। हमारे देश में हमने बोला कि जो भी कोई लोग भाषा बोलता है वह 4 ही परिवार से बोलता होगा। सबसे पहला परिवार क्या है? ऑस्ट्रिक परिवार। इसमें कितने परसेंट लोग बोलते हैं? 1.38%। यह किन किन क्षेत्रों में भाषा बोली जाती है पता चला? अब सुनिए, एक और भाषा है जिसका नाम है द्रविड़ परिवार की भाषा। इसमें जो भाषा बोलने वाले लोग हैं वह 20% है। कितने परसेंट है? 20%। यह कहाँ कहाँ मतलब दक्षिण द्रविड़, मध्य द्रविड़ के रूप में, उत्तर द्रविड़ के रूप में, मतलब ये शाखा है इस भाषा का। क्या है? शाखा है। इस शाखा है। अगर कोई मध्य द्रविड़ बोल रहा है तो मतलब द्रविड़ भाषा बोल रहा है। दक्षिण द्रविड़, उत्तर द्रविड़, ये शाखा वर्ग है। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो देखिए, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश, ये दक्षिण भारत के 4 राज्य आ गए। दक्षिण भारत में तमिलनाडु है ना, कर्नाटक, केरल है और आंध्र प्रदेश, ये सब दक्षिण भारत के हैं। उसके ठीक ऊपर जाएगा मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र। ठीक है, ये सभी राज्य के आते हैं आपको, मगर याद रखिएगा ये सब के सब द्रविड़ भाषा के बोलने वाले हैं। अब इनमें से इतना डीपली तो नहीं पूछता है, जैसे खाली क्वेश्चन पूछा दक्षिण द्रविड़ कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो कहाँ कहाँ? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। मध्य द्रविड़ कहाँ बोली जाती है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र। और उत्तर द्रविड़ कहाँ बोली जाती है? तो बिहार, उड़ीसा, पश्चिम में। समझ में है? तो इस प्रकार से तो इतना ज़्यादा नहीं देता है, एक क्या बोल देता है कि द्रविड़ कितना परसेंट है या, और तमिलनाडु में कौन भाषा बोली जाती है, तो यही द्रविड़ भाषा। समझ में आया? इसी को क्या बोला जाता है? द्रविड़। जो भी दक्षिण भारत के आएगा राज्य, उसमें कौन भाषा के लोग हैं? द्रविड़ भाषा के लोग हैं। कौन से? द्रविड़। अब आगे देखते हैं, चीनी तिब्बती भाषा, इसी को किरात भाषा भी कहते हैं। चीनी तिब्बती को किरात भी भाषा बोलते। इसका कितना परसेंट है? 0.85, यानी 1% से भी कम है। ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? जम्मू और कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, जितना पहाड़ी इलाका है देख लीजिए। जम्मू कश्मीर पहाड़ी इलाका, हिमाचल प्रदेश पहाड़ी इलाका, सिक्किम, अरुणाचल, सब पहाड़ी इलाका। इन सभी पहाड़ी इलाकों में कौन सा? तो चीनी तिब्बती भाषा बोला जाता है। चीनी तिब्बती, ये सब चीन से भी सटे हुए हैं, नहीं है? देख लीजिए, जम्मू कश्मीर तो नहीं एक है, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, असम के, नागालैंड, मणिपुर, ये कुछ कुछ है, कुछ कुछ नहीं है। ठीक है, तो मगर ये सब के सब कौन से भाषा यहाँ बोली जाती है? चीनी तिब्बती या किरात भाषा। अब आता है एक चौथा, सबसे लास्ट, भारतीय यूरोपीय भाषा। कौन सा भाषा? भारतीय यूरोपीय। इसी को शॉर्टकट में क्या कहा जाता है? आर्य भाषा। समझ में? इसी को कहा जाता है हम लोग उप परिवार का कहा जाता है इसका इंडो आर्य। अब देखिए कि भारतीय यूरोपीय जो भाषा है यह जम्मू और कश्मीर में तो बोली जाती है। इसके अलावा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश कहीं नाम नहीं था, हाँ, मगर यहाँ पे कहा गया है उत्तर, तो ईगो में आया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश में कौन से भाषा बोली जाती है? भारतीय यूरोपीय यानी आर्य। इसके अलावा राजस्थान, देखिए इनमें कहीं था राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश छोड़ दीजिए, बिहार तो हर जगह। समझ में? इन क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन क्षेत्रों में कौन से? आर्य भाषा। समझ में? जो भारत में आर्य भाषा से संबंधित, भारोपीय भाषा या भारतीय यूरोपीय भाषा संबंधित
सबसे ज्यादा लोग हैं, कितना, 73%। तो यही क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था भाषाई संगठन के आधार पर कि बताइए कि भारत में बोली जाने वाली जो भाषा है वह सबसे ज्यादा किस परिवार से आती है, या किस परिवार के लोग हैं सबसे ज्यादा भाषा बोलने वाले। तो कौन से हो जाएगा, भारतीय, यूरोपीय या भारोपीय, या इसी को नाम दिया जाता है कौन, आर्य भाषा। इसी के भाषा को क्या कहा जाता है, आर्य भाषा। कितने प्रतिशत है, 73% है। कितने परसेंट, 73% है। और सबसे कम कौन है, सबसे कम, चीनी तिब्बती, चीनी तिब्बती। तो हम अपनी भाषा में लिख दे इसको, चलिए, या इसी में ऐसे ही लिखिएगा, ऐसे ही लिखिएगा। भारत में चार भाषाई समूहों से, भारत में 4 भाषाई समूहों से लोग आते हैं, जैसे आस्ट्रिक, इसी को कहा जाता है निषाद भाषा। इसमें 1.38% लोग आते हैं, इससे लिखिएगा, इससे 1.38% लोग आते हैं। कौन कौन से राज्य में बोली जाती है, तो एक है निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। एक लिख लीजिएगा मध्य प्रदेश, चलिए बस इतना पॉइंट लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, फिर कंफ्यूजी आ जाएगी। हाँ, तो 2 गो पे ना खेलेंगे तो का सब पे खेलेंगे ही, सब लिख लेंगे, याद कर लेंगे, सब में कॉमन है, भुला जाइएगा। ऐसा लिखिए जो अलग हो, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। हालांकि इससे कम ही क्वेश्चन पूछा है, या तो ज़्यादा बिहार से पूछा है तो राजस्थान से पूछ लेगा, या तो एमपी से पूछ लेता है। समझ में आया, जो कॉमन रहेगा क्यों पूछेगा कन्फ्यूजन वाला। सबसे ज़्यादा आंसर पूछा जाता है किससे, क्वेश्चन पूछा जाता है किससे, परसेंटेज से। समझ में आता है, कितना परसेंट है निषाद भाषा का, 1.38% है। दूसरा लिखेंगे द्रविड़ भाषा, द्रविड़ भाषा, इससे 20% लोग आते हैं। राज्य कौन कौन है भाई, अब जो भी दक्षिण भारत के राज्य हैं वह सब आ जाएंगे, तो पक्का बोल रहे हैं। लिख देते हैं दक्षिण भारत के राज्य। अब दक्षिण भारत के राज्य का मतलब समझ में आता है ना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये सभी के सब आते हैं दक्षिण भारत में। कितने परसेंट लोग आते हैं, 20%। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। ये है 3 नंबर, चीनी तिब्बती। कौन है चीनी तिब्बती, चीनी तिब्बती, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरात भाषा समूह। इससे सबसे कम ना 0.85% लोग आते हैं।
पहाड़ी इलाकों में अधिक बोले जाते हैं, अधिक बोली जाती है। पहाड़ी इलाका जो भी रहेगा तो मार दीजिएगा ना। हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, ये सब, नागालैंड हो, उनमें ये ज़्यादा बोली जाती है। एक और पॉइंट लिखिएगा, इस परिवार से बहुत कम लोग आते हैं। सबसे कम किसका है? चीनी तिब्बती यानी किरात का, सबसे कम। अब आएंगे नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय यूरोपीय। टॉपिक डालेंगे तीसरा, चौथा भारतीय यूरोपीय, इसी को क्या बोलते हैं? आर्य भाषा। इससे 73% लोग आते हैं। यह सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अच्छा, ये तो हो गया। रा, राज्य कौन कौन आ जाएंगे भाई? तो आपको एक उत्तर प्रदेश जो कॉमन था, राजस्थान, इसी में लिख लीजिएगा बिहार भी। हाँ, बिहार में ज़्यादा बोली जाती है। हरियाणा भी, ठीक है, पंजाब भी। ये सब के सब किस में आएंगे? भारतीय राज्य में आएंगे, भारतीय यूरोपीय यानी आर्य भाषा में आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पॉइंट को लिख लेंगे। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग का नया टॉपिक क्या है? धार्मिक संगठन। अब जानेंगे कि भारत में कितने परसेंट, कितने धर्म के लोग पाए जाते हैं। भाषा को तो देखिए लिए, सबसे ज़्यादा किस परिवार के भाषा के लोग आते हैं? शॉर्टकट में अब जानेंगे किस धर्म के लोग सबसे ज़्यादा है। आज क्लियर ही हो जाएगा समझ में, हर चीज़ जनसंख्या संबंधित हर चीज़ क्लियर इस चैप्टर में। क्लास 12 अपने आप में खुद महत्वपूर्ण है। तब तक इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।